हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सीटेट हिंदी पेडागोजी के एनसीईआरटी बेस पर आधारित 15 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आपके एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए जितने भी हम आपको 50 क्वेश्चंस कराएंगे आज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। देखिए हमारा चैनल है @learn with अल्पना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा की लिपि से संबंध न होना है। ठीक है। उदाहरण के लिए पहला है, कोई दो भाषाओं में लिख सकता है। दूसरा ऑप्शन है, कोई एक भाषा में लिख तो सकता है परंतु उस भाषा में बोल नहीं सकता। ठीक है। और तीसरा है कि कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। और चौथा है कि कोई ध्वनि विज्ञान संबंधित संकेतों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी लिख सकता है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके भारतीय बहुभाषावाद की एक उल्लेखनीय विशेषता है, ठीक है, कि भाषा का लिपि से संबंध न होना है। ठीक है। यहाँ पर नहीं होना है लिखना चाहिए, ना होना है लिखना है। तो उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। ठीक है। बाकी सब ऑप्शन आपके गलत हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा उदाहरण के लिए, कि कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ट्रांस लैंग्वेज, ठीक है, ट्रांस लैंग्वेजिंग से आप क्या समझते हैं या फिर क्या आशय है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है, ये क्या होता है कि पहला ऑप्शन है कि कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, न कि एक उत्पाद के रूप में। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषावाद के लिए नई पदावली है। चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स लास्ट इस ऑप्शन क्वेश्चन का, कि अनुवाद की विस्तृत परंपरा के केंद्र में भाषा को रखना। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके दिया गया है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग, ठीक है, इससे क्या आशय होता है। तो इससे देखिए फ्रेंड्स, ये आशय होता है कि जो भाषा है, ठीक है, तो जो भाषा है उसको एक प्रक्रिया के रूप में न देखना, कि एक उत्पाद के रूप में है। ठीक है, न कि एक ये उत्पाद के रूप में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको बताना है कि भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है। पहला है, कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। दूसरा है, किसी तथ्य के प्रति समझ बनाने के लिए विभिन्न विषयों से तथ्यों को जुटाना। और यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, कि शिक्षण की नई विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधि। और चौथा ऑप्शन है आपका कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा में प्रयुक्त सामग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा था कि जो भाषा शिक्षक में शिक्षा में जो रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है। तो इसमें ये अभिप्राय है कि कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स देखिए जो राइट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही सलाह है। ठीक है, कौन सी सही सलाह है किसके लिए, पाठ श्रवण के लिए। पहला है, श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना। दूसरा है, निष्कर्ष सुनाते समय ची ची आवाज करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना। और तीसरा है कि एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग न सुनाई जाए। और दूसरा है कि यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थियों के स्तर पर उपयुक्त है तो बीच बीच में रोका न जाए, यानी कि पॉज न दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि पाठ श्रवण के लिए कौन सी सही सलाह है। ठीक है, पाठ श्रवण के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जो पाठ श्रवण के लिए सही सलाह होती है ये आपके पहला होगा ऑप्शन की जो श्रव्य रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसको शुरू करने से पहले श्रवण कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि ऐसा कौन सा व्याकरण पढ़ाने का चरण नहीं है इनमें से। ठीक है, पहला है आपका, विद्यार्थी की भाषा में अध्यापक द्वारा संशोधन करना।
ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और दूसरा ऑप्शन है किसी विशिष्ट व्याकरणिक बिंदु का प्रयोग करने वाली संप्रेषण गतिविधि। ये भी बिल्कुल है, जो संप्रेषण गतिविधि होती है बिल्कुल करेक्ट होती है। ठीक है, व्याकरण पढ़ाने के लिए। तीसरा है कि अध्यापक द्वारा अर्थ और नियम की जांच करना, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। व्याकरण पढ़ाने के लिए जो आपके अध्यापक द्वारा नियम होते हैं, ठीक है, और उसकी जांच किया जाना चाहिए अर्थ और नियम का। और चौथा है कि पढ़ाए गए वाक्यों का अभ्यास ड्रिल करवाना। यही देखिए फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि जो पढ़ाया गया वाक्य है उसका आप ड्रिल यानी कि अभ्यास करवाइए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गलत है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे फिर से नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। पहला है ट्रांसलैंग्वेजिंग, दूसरा है बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है पठन वैकल्य, और चौथा है आपका भाषा संबंधी विशिष्ट विकार। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं है। ठीक है, भाषा शिक्षा की अवधारणा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका तो ट्रांसलैंग्वेजिंग जो है ये तो होता है। ठीक है, यहाँ पर बुद्धि का कुछ काम नहीं है, क्योंकि भाषा शिक्षा की अवधारणा के लिए। ठीक है, पठन वैकल्य ये तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाषा शिक्षा की बात में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और भाषा संबंधी विशिष्ट विकार ये भी आपका, तो जो नहीं होता है फ्रेंड्स वो आपका बुद्धि है। तो जो नहीं होता है वही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फटाफट से हम लोग 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको बताना है कि जो भाषा की कक्षा में अध्यापक होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं जो प्रश्न होते हैं महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि पहला है लगातार बोल रहे अध्यापक को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। दूसरा है कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है अध्यापकों को लंबी लंबी व्याख्या नहीं करनी पड़ती है। और चौथा ऑप्शन है कि इस समय अध्यापक पाठ्य योजना के बारे में तुरंत निर्णय ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होते हैं, क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि। 1 मिनट। ठीक है, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ जाती है। ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक शब्दकोश की अनेक विशिष्टताएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों के सामान्य शब्दकोश में नहीं पाई जाती। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो एक शब्दकोश होती है उनमें अनेक विशिष्टताएं होती हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की सामान्य शब्दकोश में नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका उच्चारण, जो कि बिल्कुल होती है फ्रेंड्स, और शब्द अर्थ ये भी बिल्कुल होती है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति देखिए फ्रेंड्स, इसमें सामान्य शब्दकोश में नहीं होती है। ठीक है, और बालाघात भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है यही आपका गलत है। तो जो गलत है फ्रेंड्स वहीं आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पठन का आयाम नहीं है। नॉट वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला है भाषा की लिपि की पहचान। ठीक है, जो कि बिल्कुल होती है, भाषा जो होती है उसकी लिपि की पहचान बिल्कुल होती है फ्रेंड्स। और दूसरा है पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन है कि पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और चौथा है कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना, ये तो बिल्कुल गलत होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो पठन का आयाम पूछा है वो नहीं होता है। ठीक है, तो आपका यही है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। ठीक है, ये पठन का आयाम नहीं है। तो जो नहीं है उसी को टिक करना है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है भाई, नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता, ठीक है, की अवधारणा किससे संबंधित है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो प्रामाणिकता होती है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है। पहला है ऑप्शन फ्रेंड्स वास्तविक संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए प्रदत्त कार्य। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है प्रामाणिकता वास्तविक संप्रेषण के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में पूछा है फ्रेंड्स। दूसरा है दो भाषाओं में बंद सूची, सॉरी, दो भाषाओं में शब्द सूची, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तीसरा है बोली और लिखी गई सामग्री, ये हो सकता है। और चौथा है आरंभिक साक्षरता, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो प्रामाणिकता है, ठीक है, इसकी अवधारणा किससे संबंधित है, तो जो बोली है और लिखी गई सामग्री है उसी से प्रामाणिकता संबंधित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो भाषा के खेलों के बारे में गलत है। गलत बताना है फ्रेंड्स आपको, सही नहीं। ठीक है, पहला है खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं। ये तो पहले ही गलत हो गया फ्रेंड्स कि गलत भटकाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और दूसरा है कि खेल पूर्व अधिगम का पुनर्वलन करते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है कि खेल अपने आप में एक पाठ का रूप ले लेता है, बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। और चौथा है कि अध्यापक को खेल अधिगम उद्देश्यों के साथ संबंध करना कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा ही गलत था, तो पहला ही ऑप्शन आपका पहले ही गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वाचन शिक्षण के लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है फ्रेंड्स कि जो वाचन शिक्षण है, ठीक है, उसके लिए कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं, तो उस विचार बिंदु की पहचान करें जो अधिक उपयोगी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखिए विचार बिंदु का पहचान करना है जो कि अधिक उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को बोलने से पहले कुछ वाक्यांश देना, ये तो आपका होना चाहिए फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर विचार बिंदु की पहचान करना है। ठीक है, दूसरा है वाचन के अभ्यास के लिए लिया गया टॉपिक शिक्षार्थियों के स्तर का होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है वाचन के लिए सामग्री पूर्व में पढ़े गए पठन संबंधी पाठ से ली जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है कि आप ले सकते हैं। ठीक है, और चौथा है कि वाचन के समय ही विद्यार्थियों के वाचन में संशोधन कर देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत होता है फ्रेंड्स। आप वाचन के समय विद्यार्थियों के वाचन में कैसे संशोधन कर देंगे। ठीक है, तो उस टाइम ये नहीं होता है, तो आपका देखिए फोर्थ ऑप्शन ही गलत है। और यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा है, तो आपका फोर्थ ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये सब, और ज़रूर 100% हम श्योर हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे। ठीक है, और जो लोग अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, क्लासेस जो चलाए गए हैं फ्रेंड्स, वो जाके आप लोग पढ़िए, बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सही नहीं है। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स आपसे नहीं पूछा है कि जो भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है। पहला है शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही है कि माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन होना चाहिए। दूसरा है कि मिडिल और माध्यमिक चरणों में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन। तीसरा है घर की भाषा यानी कि मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में। चौथा है विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक चरणों से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। देखिए जो आप विद्यालय शिक्षा के जो आरंभिक चरण हैं, ठीक है, यानी कि बच्चे जब प्राइमरी लेवल पे जाते हैं अपने LKG UKG 1 2 में, तभी से अंग्रेजी भाषा का माध्यम होना, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं वो जो भी उनके घर की भाषा होती है वहीं वो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही नॉलेज नहीं होती है, वो मातृभाषा के रूप में ही अपनी जो भी समस्याएं होती हैं उसको कहते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका नहीं है वही सही होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा ही नहीं है आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अध्यापिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित एवं मौखिक परीक्षण प्रदत्त कार्यों के माध्यम से देती है और इनके प्रयोग, ठीक है, और इनके प्रयोग आकलन के लिए करती है। इनका होगा, ठीक है, थोड़ा सा कट गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और इनका प्रयोग आकलन के लिए करती है, इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि जो अध्यापिका है वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के लिखित एवं मौखिक परीक्षण, ठीक है, प्रदत्त कार्यों के माध्यम से देखती है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या दिया गया है कि इनका जो प्रयोग है, ठीक है, आकलन के लिए करती है, जो प्रयोग करती है वो आकलन के लिए, इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा। पहला है आपका रचनात्मक आकलन, दूसरा है संकल्पनात्मक आकलन, और तीसरा है आपका पोर्टफोलियो आकलन, चौथा है दक्षता आधारित आकलन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो अध्यापिका है समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यों का लिखित और मौखिक यानी कि टेस्ट टाइप सा कुछ लेती है, तो यहाँ पर आपका रचनात्मक आकलन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहारी के बिहार के, ठीक है, फिर से देखिए हम क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं
ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है। ठीक है। पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी है, ठीक है, वो बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है। ठीक है। पर इन दोनों क्षेत्रों के जो वक्ता हैं और श्रोता हैं वो भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा? पहला है विभिन्न भाषाएं, दूसरा ऑप्शन है एक हिंदी है और दूसरी भोजपुरी है, तीसरा है ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं, चौथा है ये एक ही भाषा है। ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी क्या है, ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। ठीक है। इसलिए मतलब यानी कि ये समझ लेता है। ठीक है। और जो विविधताओं हों वो हिंदी भाषा की बोलियों के रूप में जाना जाएगा इसे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने देखिए हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया अपना। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। और आज के लिए फ्रेंड्स हिंदी की क्लास में बस इतना ही। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।